नमस्कार। अपन ने नेक्स्ट क्लास में पढ़ लिया था और जो राजा अपन ने पढ़ा था वो अजीत सिंह था। अजीत सिंह के बारे में अपन ने पढ़ लिया था। अब अजीत सिंह से आगे की ओर मैं बात करता हूँ आज। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज की क्लास। ध्यान से सुनना, आप ध्यान से देखना। देखो 1724 से 49 मारवाड़ की राजगद्दी पर 1724 से 49 मारवाड़ की राजगद्दी पर कौन बैठता है? अभय सिंह बैठता है। ये अभय सिंह, ध्यान से सुनना बात को। अभय सिंह राजा बनता है और अभय सिंह के काल में एक घटना होती है, वो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अभय सिंह ने हाकिम, इसका दरबारी था हाकिम गिरधर दास भंडारी। हाकिम गिरधर दास भंडारी वन अधिकारी भी था, हाकिम भी था। हाकिम गिरधर दास भंडारी को आदेश दिया मेहरानगढ़ दुर्ग में उसकी मरम्मत करवाने के लिए लकड़ियों की जरूरत पड़ रही थी। तो आदेश दिया इसने कि जा भैया लकड़ियां लेके आ। तो अभय सिंह के काल में, ध्यान रखना, अभय सिंह के काल में 1730 में खेजड़ली गांव पड़ता है जोधपुर में। खेजड़ली गांव जोधपुर में हाकिम गिरधर दास भंडारी को आदेश दिया और ये खेजड़ी वृक्ष काट रहे थे। खेजड़ी वृक्ष काटने से रोका। किसने रोका? अमृता देवी नामक एक विश्नोई जाति की महिला थी, उसने रोक दिया। तो इन्होंने क्या किया? 363 लोगों की हत्या कर दी, क्योंकि वो लोग खेजड़ी वृक्ष को काटने से बचाने के लिए वृक्षों के चिपक गए। तो 363 लोगों की हत्या कर दी, जिसमें 294 पुरुष व 69 महिलाओं को मौत के घाट उतारा गया अभय सिंह के काल में खेजड़ी वृक्ष को लेकर। गिरधर दास भंडारी ने यह किया था, वन काट रहे थे, इन लोगों ने मना कर दिया कि ऐसा नहीं होगा। यह घटना उस दिन हुई थी जिस दिन भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन हुई थी। और भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन क्या मनाते हो आप? दशहरा मनाते हो। तो उस दिन इस घटना को अंजाम दिया गया। तो इसी दिन विश्व का सबसे बड़ा वृक्ष मेला लगता है यहां। वृक्ष मेला, विश्व का सबसे बड़ा वृक्ष मेला लगता है खेजड़ली गांव में। और आप लोगों को मैं बता दूं कि खेजड़ली गांव में विश्व का सबसे बड़ा वृक्ष मेला लगता है कि 12 सितंबर को खेजड़ली दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। खेजड़ली दिवस मनाया जाता है 12 सितंबर को। वन्य जीवों और पर्यावरण की रक्षा हेतु वन्य जीव व पर्यावरण की रक्षा हेतु
वन्य जीव और पर्यावरण की रक्षा हेतु अमृता देवी पुरस्कार दिया गया। अमृता देवी पुरस्कार, ढंग से समझना इसको, पुरस्कार दिया जाता है। और सबसे पहला पुरस्कार, या ये पुरस्कार कब प्रारंभ किया? सबसे पहले 1994 में गंगाराम बिश्नोई को दिया गया। गंगाराम बिश्नोई को सबसे पहले अमृता देवी पुरस्कार गंगाराम बिश्नोई को मिला 1994 में। आपको बता देता हूं मैं, अमृता देवी पुरस्कार के तहत 2 प्रकार का पुरस्कार दिया जाता है। इसमें 2 प्रकार की राशि, एक संस्था को दी जाती है जो कोई संस्था होती है, और एक जो कोई व्यक्ति होता है पर्यावरण के लिए कार्य करता है। संस्था को 1 लाख रुपए दिए जाते हैं और व्यक्ति जो पर्यावरण के लिए कोई काम करता है उसको 50,000 रुपए दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं? 50,000 रुपए। मैं आपको बता दूं कि अमृता देवी पुरस्कार सबसे पहले गंगाराम बिश्नोई को मिला, लेकिन बिश्नोई संप्रदाय में सर्वाधिक बिश्नोई जोधपुर में निवास करते हैं, और बिश्नोई संप्रदाय में इस बलिदान को वन्य जीव, पर्यावरण, इस बलिदान को कहा जाता है खड़ाना या साका। खड़ाना कहा जाता है। पर्यावरण के लिए दिए गए बलिदान को खड़ाना कहा जाता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। यह घटना घटी थी किसके काल में? अभय सिंह ने इतने व्यक्तियों की हत्या करवाई थी। यानी अभय सिंह पहले भी अच्छा नहीं था, उसने अपने बाप की हत्या करवा दी थी अपने भाई भक्त सिंह से कहकर, और बाद में भी वो अच्छा राजा नहीं बना। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जो अभय सिंह था, अभय सिंह, ये अभय सिंह जब जोधपुर का राजा था तो 1734 में हुड़ला सम्मेलन में भाग लिया था इसने। हुड़ला सम्मेलन हुआ था भीलवाड़ा में, भाग लिया और राजपूतों की शक्ति का परिचय दिया था। यह सम्मेलन मराठाओं को बाहर निकालने के लिए किया जा रहा था, और यह सम्मेलन मेवाड़ के राजा जगत सिंह द्वितीय के काल में इसका आयोजन हुआ था, ऐसा बताया जाता है। परंतु मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि ये जो सम्मेलन था, हुड़ला सम्मेलन, और हुड़ला सम्मेलन मराठाओं को रोकने के लिए था, लेकिन ये सम्मेलन असफल रहा था। फिर भी राजपूतों ने अपनी शक्ति का परिचय दिया था, और ऐसा बताया जाता है कि सम्मेलन मेवाड़ में आयोजित हुआ था और जगत सिंह सेकंड के समय योजना बनाई गई थी, लेकिन इस सम्मेलन की अध्यक्षता संग्राम सिंह सेकंड ने करी थी। किसने करी थी? संग्राम सिंह सेकंड ने करी थी। यह आपको ध्यान रखना है। अभय सिंह के बारे में आप लोग और जानो। अभय सिंह के दरबार में एक चारण कवि रहता था। चारण कवि, ध्यान से सुनना, जिसका नाम था कर्णीदान। अभय सिंह के काल में एक चारण जाति का कवि रहता था जिसका नाम था कर्णीदान, और इसने ग्रंथ लिखा था सूरज प्रकाश। और इस सूरज प्रकाश में इसने एक बात लिखी थी, वो तुम्हें ध्यान रखना है। क्या लिखा था वो भी ध्यान रखना, वो भी बताऊंगा मैं आप लोगों को। लेकिन इस चीज को आप कतई मत भूलना कि अभय सिंह के काल में जो 363 लोगों की खेजड़ी वृक्ष के लिए जो हत्या हुई थी, ये एक कलंक माना जाता है पर्यावरण। और आखिरकार ऐसी घटना को अंजाम देने से पहले इनको सोचना चाहिए था। और दूसरा विद्वान, ये विद्वान है इसके दरबार में, इसका साहित्य है, और
ये नंबर 1 कर देते हैं, ये नंबर 2 है। समझते चलो प्यारे बच्चों। वीरभाण ने राजरूपक ग्रंथ लिखा था, राजरूपक ग्रंथ। और राजरूपक ग्रंथ में एक घटना का वर्णन है, और घटना का वर्णन है, मैं आपको बता दूं कि अभय सिंह ने अहमदाबाद का युद्ध लड़ा था, अहमदाबाद का युद्ध, इस घटना का वर्णन है। और अहमदाबाद का जो युद्ध हुआ था, ये जो युद्ध हुआ था, इसमें एक तरफ तो था अभय सिंह और एक तरफ आपको ध्यान रखना है सरबुलंद के मध्य युद्ध हुआ था। इस युद्ध का परिणाम यह था कि अभय सिंह ने अपनी वीरता का परिचय दिया और सरबुलंद से इसने युद्ध किया। परंतु मैं आपको बता दूं कि यह सिर्फ ग्रंथ में लिखा है कि वीरता का परिचय दिया है, सिर्फ ग्रंथ में लिखा है। और तीसरा विद्वान सुरती मिश्र, और सुरती मिश्र ने जो ग्रंथ लिखा था, यह लिखा था अमर चंद्रिका। ये साहित्य याद कर लेना आप, क्योंकि साहित्य में से क्वेश्चन पूछा जाता है। अमर चंद्रिका ग्रंथ लिखा था, यह आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। अब अभय सिंह के काल में जो खेजड़ी की घटना थी, खेजड़ली घटना, इस खेजड़ली घटना को मैंने नाम दिया चिपको आंदोलन। यह चिपको आंदोलन जैसी प्रक्रिया थी, परंतु मैं आपको बता दूं चिपको आंदोलन सर्वप्रथम में होता उत्तराखंड। और इस आंदोलन के जो प्रेरणा स्रोत यानी कि जिन्होंने ये आंदोलन को प्रेरणा दी थी, प्रेरणा स्रोत वो थे सुंदरलाल बहुगुणा। यानी कि जो भी हरे पेड़ को काटे उसके चिपक जाओ, सुंदरलाल बहुगुणा। तो चिपको आंदोलन सर्वप्रथम में उत्तराखंड में हुआ था, जिसके प्रेरणा स्रोत थे सुंदरलाल बहुगुणा, जिनका अभी हाल ही में कोरोना से क्या हो गया, निधन हो गया। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये अभय सिंह, और अभय सिंह के काल की ये महत्वपूर्ण घटना थी। एग्जाम में अभय सिंह अजीत सिंह का बेटा था, ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूं ताकि तुम कंफ्यूज मत होना। देखो, अभय सिंह का पुत्र था राम सिंह, कंफ्यूज नहीं होना। और राम सिंह का चाचा था बख्त सिंह। चाचा कौन था इसका? बख्त सिंह, जिसने अजीत सिंह को मारा था। कौन था? बख्त सिंह। और बख्त सिंह का जो पुत्र था, यह पुत्र था विजय सिंह। और विजय सिंह ने जो पुत्र गोद लिया था, वो पुत्र था मान सिंह, जिसमें मारवाड़ का इतिहास लगभग समाप्त हो जाएगा। अभय सिंह का पुत्र था राम सिंह का चाचा था बख्त सिंह, और बख्त सिंह का पुत्र था विजय सिंह। और विजय सिंह ने जिसको गोद लिया था, उसका नाम क्या था बच्चों? उसका नाम था मान सिंह। मैं आगे की ओर बढ़ता हूं और आप लोग ध्यान से सुनते रहना। अब आगे चलकर जोधपुर की राजगद्दी पर जो राजा बैठेगा, वो राजा कौन बैठेगा, मैं आपको बता देता हूं, और आपको अच्छी तरह से समझना है, और अच्छी तरह से समझना है, और साथ के साथ में याद भी करना है। ये राम सिंह बेटा था अपने पिता के बाद, राम सिंह। इसके पिता ने कार्यकाल आपको पता है 1749 इसके पिता का अंतिम कार्यकाल था, है ना। ये मारवाड़ का राजा बना था, और सिर्फ ये 1 साल तक राजा रहा था, 50 तक। और इसको बख्त सिंह ने पराजित कर दिया। इसका चाचा था, बख्त सिंह ने पराजित किया। कुल मिला के यूं कह दो आप कि कोई इतिहास नहीं है, कोई इतिहास नहीं, लेकिन बताना तो पड़ेगा, कोई इतिहास नहीं। अब इसके बाद मारवाड़ की राजगद्दी पर सिर्फ 2 वर्ष 1700
1750 से और 1750 से और 52, 1750 से और 52। कौन बेटा? बख्त सिंह बेटा बच्चों, बख्त सिंह। प्यारे बच्चों, बख्त सिंह अजीत सिंह का पुत्र और अभय सिंह का भाई था। ये आपको इसके बारे में मैंने पहले भी बता दिया था। और ये जोधपुर का शासक रहा। राम सिंह को इसने पराजित किया, मैंने बता दिया। कोई इतिहास नहीं, कोई इतिहास नहीं। लड़ने में ही समय निकल गया, इतिहास कहां से होगा, ध्यान रखना। अब इसके बाद 1752 से, ध्यान से सुनना, 1752 से 93 तक, 1752 से 93 तक जोधपुर का राजा महाराजा विजय सिंह। ये आपको ध्यान रखना है और बहुत अच्छी तरह से रखना है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा भी यहां से, इस चीज को ध्यान रखना। देखो, महाराजा विजय सिंह जब जोधपुर की राजगद्दी पर बैठते हैं तो जोधपुर में इन्होंने सिक्के ढालने के लिए टकसाल का निर्माण करवाया। टकसाल की स्थापना, जब इन्होंने टकसाल की स्थापना की तो बच्चों जाहिर सी बात है सिक्के डाले जाएंगे। तो इसने चलाए थे अपने नाम के विजय शाही सिक्के, विजय शाही सिक्के। तो पहला क्वेश्चन तो ये कि विजय शाही सिक्के किसने चलाए, तो मेरे साथ की साथ बोलो किसने चलाए, विजय सिंह ने चलाए। और आपको यह भी ध्यान रखना है कि ये चांदी के सिक्के थे, चांदी के सिक्के। काय के सिक्के थे? चांदी के सिक्के। फिर आपको याद रखना है कि जोधपुर में सिक्के डालने के लिए टकसाल का निर्माण किसने करवाया, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये किसने करवाया? ये विजय सिंह ने करवाया। किसने करवाया? विजय सिंह ने करवाया। मैं आपको एक चीज बता देता हूं, आपको बहुत ध्यान से याद रखना है। देखो, कर्नल जेम्स टोड कहते हैं, कौन कहते हैं? कर्नल जेम्स टोड, कि बुढ़ापे के दिनों में इनको प्रेम हो गया था। बुढ़ापे के दिनों में ताउम्र, जब इनकी बहुत उम्र थी तब इनको प्रेम हो गया था, और जिससे प्रेम हुआ था उसका नाम था गुलाब राय। क्या नाम था बच्चों? गुलाब राय। और ऐसा बताया जाता है, बहुत सारे इतिहासकार कहते हैं कि गुलाब राय कभी कभी विजय सिंह के जूते तक मारा करती थी, जूते तक मारा करती थी, फिर भी उससे बहुत प्रेम करता था, हद से भी ज्यादा प्रेम करता था। गुलाब राय को बहुत चाहता था। ये कौन? विजय सिंह। और गुलाब राय को इतना चाहता था कि इसने उसको अपनी दासी बना लिया। क्या बनाया? दासी बनाया। या ऐसे कह दो, अपने दरबार में उसे पासवान बना के रख लिया। पासवान, पासवान बन गई थी गुलाब राय। ध्यान से देखो आप, पासवान बना के रखा इसे। और जब पासवान बना के रखा तो इतिहासकार ऐसा बताते हैं कि ये गुलाब राय थी ना, ये मुख्य रूप से गायिका थी, गायिका। ये गायिका थी और इसका गाना सुना करता था ये, और इसने उसको दरबार में रख दिया। और जब दरबार में रखा तो ऐसा नहीं है कि मुख्य स्थान दिया, इसको मुख्य स्थान दिया। इधर से करता हूं, इसको मुख्य स्थान दिया और एक पद दिया, पड़तायत। पड़तायत या पासवान या दासी एक ही शब्द होता है ना। गुलाब राय इसकी प्रेमिका थी भाई साहब। देखो आप, विजय सिंह की प्रेमिका कौन? गुलाब राय। और श्यामल दास ने तो यहां तक लिखा है, देखना आप, श्यामल दास जानते हो ना नाम, श्यामल दास कहां के? भीलवाड़ा के। ग्रंथ कौन सा? वीर विनोद। श्यामल दास तो यहां तक लिखते हैं
कि गुलाब राय को मारवाड़ की नूरजहां कहते हैं, कि मारवाड़ की नूरजहां थी। बहुत अच्छा, तभी तो जूते खाया करता था, है ना। मारवाड़ की नूरजहां थी, कभी कभार जूते तक मारा करती थी, ऐसा कहा जाता है, ऐसा इतिहासकारों ने कहा है, मैंने नहीं कहा, सीधी सी बात है। और विजय सिंह को, इसको तो गुलाब राय को तो क्या कहा, मारवाड़ की, और विजय सिंह को जहांगीर का नमूना कहा, जहांगीर का नमूना, क्योंकि नूरजहां किसकी थी, जहांगीर की थी, इसलिए इसे जहांगीर का नमूना बोल दिया कि ये तो जहांगीर का नमूना है। कौन, विजय सिंह। बच्चों, गुलाब राय विजय सिंह की पासवान थी, छोटी मोटी बात नहीं थी। ले गुलाब राय समार या मारवाड़ की नूरजहां, मारवाड़ की नूरजहां ने गेम खेला। क्या गेम खेला कि इसने गुमान सिंह के पुत्र, मान सिंह को गोद ले लिया था, मान सिंह को गोद ले लिया था, क्योंकि विजय सिंह के कोई बेटा नहीं था और गुलाब राय की भी कोई बेटा नहीं था, इसको गोद ले लिया, जो आगे चलकर कहां का राजा बनेगा, मारवाड़ का राजा बनेगा। प्यारे बच्चों, इस चीज को ध्यान से सुनना। गुलाब राय निर्माता है, ऐसा ही नहीं कि गाती थी, निर्माण भी करवाती थी। बताओ क्या क्या बनाया, बता दो आप क्या क्या बनाया। आज पहली बार पूछ रहा हूं मैं आपसे, बताना तो पड़ेगा यार, क्योंकि बिना बताए काम नहीं चलेगा, इस चीज को ध्यान रखना। इसने बनवाया था गुलाब सागर, जैसा नाम है वैसी चीज बनाएगी, गुलाब सागर। आप कहोगे गुरुजी हम भी बनवाएंगे। इसने बनाया था रानीसर तालाब, आप कहोगे हम भी बनाएंगे रानीसर तालाब। इसने बनवाया था महिला बाग का झालरा, महिला बाग का झालरा किसने बनवाया था। और ज्यादा ही कुछ कर रही थी, दिमाग खराब हो गया, ज्यादा ही कुछ कर रही थी मारवाड़ में, बहुत ही ज्यादा मारवाड़ के सरदारों को इसने परेशान किया। मारवाड़ के सरदारों ने गुलाब राय को राठौड़ सरदारों ने दिन दहाड़े मार डाला, दिन दहाड़े मार दिया, मार डाला, इसको सल्टा डाला। मारवाड़ के सरदारों ने गुलाब राय को, जो कि एक गायिका थी, एक पासवान थी, उसकी क्या कर दी, हत्या कर दी बच्चों। और मारवाड़ के सरदारों ने कुछ समय के लिए मारवाड़ अपने हाथों में ले लिया, लेकिन आगे चलकर प्यारे बच्चों मारवाड़ का जो राजा हुआ, आगे चलकर मारवाड़ का जो राजा बना, वो मारवाड़ का राजा मानसिंह राठौर बना। तो ध्यान से सुनना, 1803 बहुत महत्वपूर्ण है, मारवाड़ के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है ये मानसिंह राठौर। मैं धीरे धीरे समझाऊंगा, आपको धीरे धीरे समझना है, बहुत ही धीरे धीरे समझ। 1803 से 1843 ध्यान से समझना। और राजा बना था मानसिंह राठौर। कौन बना था, मानसिंह राठौर। बच्चों, आपके दिमाग में मैं पुनः एक बात ला रहा हूं, अगर आ जाए तो। मानसिंह राठौड़ का एक भाई था प्यारे बच्चों, और इसके भाई का नाम था भीम सिंह राठौड़। और मैं आपको बता दूं, भीम सिंह राठौड़ की सगाई, किसकी सगाई, भीम सिंह की। भीम सिंह की सगाई मेवाड़ की कृष्णा कुमारी से हुई थी। याद आया, याद जरूर आया होगा, ऐसी बातें तुमको जल्दी याद आती है।
कृष्णा कुमारी। और मानसिंह राठौड़ का भाई भीम सिंह राठौड़ मर गया था और कृष्णा कुमारी मेवाड़ के भीम सिंह सिसोदिया की पुत्री थी। मेवाड़ के भीम सिंह सिसोदिया की पुत्री थी भाई साहब। और इसने इसकी सगाई तोड़कर जयपुर के राजा के साथ कर दी थी। जयपुर का राजा कौन था? जगत सिंह कछवा था। आपको ध्यान रखना है। इस बात को लेकर मानसिंह राठौड़ का दिमाग खराब हो गया और कृष्णा कुमारी को लेकर एक युद्ध हुआ था। तुम्हें याद हो तो गीगोली का युद्ध, गीगोली का युद्ध। ये युद्ध हुआ था 1807 में। ये युद्ध हुआ था पर्वतसर, पर्वतसर। और पर्वतसर कहाँ है? नागौर। ये युद्ध हुआ था सीधा सीधा दो व्यक्तियों के मध्य, जयपुर का जगत सिंह कछवा, जगत सिंह, और मारवाड़ का मानसिंह। और ये इस युद्ध को हार गया था और इस युद्ध को जगत सिंह कछवा जीत गया था। इस युद्ध के बाद मानसिंह राठौड़ ने सोचा कि कुछ भी नहीं रखा जिंदगी में। वो महिला ने उधर सगाई कर ली, उसकी पत्नी बन गई। मेरे भाई से सगाई हुई थी, मैं उसके लिए लड़ा, मैं जीत नहीं पाया। कुछ नहीं रखा, कुछ नहीं रखा, दुखी हो गया है। और जब कोई आदमी दुखी हो जाता है ना, तो यार उसका दुख उसे कहाँ तक ले जाता है ये किसी को पता नहीं है। तो 1803 से 1843, देखो ये मानसिंह राठौड़, बच्चों मानसिंह राठौड़, अब इसका दिमाग खराब हो गया, इसलिए ये साधु बन गया, साधु। तो मानसिंह राठौड़ को सन्यासी राजा कहा जाता है, सन्यासी राजा। इसे सन्यासी राजा कहा जाता है। किसको? मानसिंह राठौड़ को इतिहास में क्या कहा जाता है बच्चों? सन्यासी राजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सन्यासी राजा। और आपको बता देते हैं, और आपको ध्यान भी रखना है, अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि आखिरकार इसने जो सन्यास लिया था ये किसकी प्रेरणा में आकर लिया था। तो मैं आपको बता दूं, मानसिंह के राजगुरु गोरखनाथ संप्रदाय, गोरखनाथ संप्रदाय के ये मानसिंह के गुरु है। इनकी प्रेरणा से ही मानसिंह सन्यासी बनेगा। आयस नाथ देवते, मानसिंह के राजगुरु गोरखनाथ संप्रदाय के आयस नाथ देव थे, जिन्होंने भविष्यवाणी भी करी थी एक, और भविष्यवाणी करी थी कि आगे चलकर जोधपुर का जो राजा है ना, राजा ये मानसिंह बनेगा। कौन बनेगा? मानसिंह। और इसी भविष्यवाणी के बाद जोधपुर का राजा मानसिंह बना था, क्योंकि मानसिंह राठौड़ के पहले आपको पता है कि विजय सिंह के काल में जोधपुर के राठौड़ों ने जोधपुर पर अधिकार कर लिया था, परंतु इसने भविष्यवाणी की थी। और इसी भविष्यवाणी को देखते हुए इन्होंने नाथ संप्रदाय का मंदिर बनवाया था। नाथ संप्रदाय का मंदिर, जोधपुर का महामंदिर, जो नाथ संप्रदाय का राजस्थान में सबसे बड़ा केंद्र है का मंदिर, जोधपुर का महामंदिर। इसका निर्माण करवाया था किसने? मानसिंह राठौड़ ने इसका निर्माण करवाया था। यानी मानसिंह राठौड़ नाथ संप्रदाय को मानता था। कुल मिला के आप लोग कह सकते हो कि नाथ संप्रदाय को यह व्यक्ति मानता था। कौन? मानसिंह राठौड़। मानसिंह राठौड़ का दरबारी विद्वान बांकीदास था। कौन था? बांकीदास, जिसने ग्रंथ लिखा था मानसिंह चरित्र।
बांकी दास इसका दरबारी विद्वान था, ये आपको ध्यान रखना है। और मानसिंह राठौड़ ने मेहरानगढ़ में मान प्रकाश पुस्तकालय का निर्माण करवाया था। किसका निर्माण करवाया था? मान प्रकाश पुस्तकालय का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था बच्चों? ये करवाया था मानसिंह राठौड़ ने। और मानसिंह राठौड़ के काल में मैं आपको बता दूं कि इसने अंग्रेज चार्ल्स मेटकॉफ के प्रयास से से 1818 में EIC ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ साइक संधि की थी। क्या की थी? साइक संधि। प्यारे बच्चों, मान सिंह के काल में 1841 में त्याग प्रथा का अंत कर दिया। त्याग प्रथा का अंत। त्याग प्रथा क्या होती? त्याग प्रथा मैं आपको बताता हूं त्याग प्रथा क्या होती है। मारवाड़ में या क्षत्रियों में जब लड़की का विवाह किया जाता था, राजकुमारी का विवाह किया जाता था, तो राजकुमारी की डोली जैसे ही उठती थी, उसकी डोली के सामने, यानी कि उसकी डोली के सामने सरगड़े, कई जाति के लोग, चारण, भाट ऐसे आकर खड़े हो जाते थे और डोली के आगे से तभी हटते थे तब मुंह मांगी रकम मांगते थे। और वो मुंह मांगी रकम मांगते थे, राजा जब मुंह मांगी रकम देता था तभी वो डोली के सामने से हटते थे। उनको बिना रकम दिए हटाया नहीं जा सकता था, इसे अपशकुन समझा जाता था। तो जिस राजपूत राजा की लड़की की शादी हुई उसे मुंह मांगी रकम देनी पड़ेगी, और मुंह मांगी रकम देना ही कहलाता था त्याग। तो इस त्याग प्रथा को मान सिंह के काल में क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था प्यारे बच्चों। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आगे की ओर चलते हैं अपन, और आगे की ओर चलते हुए आप लोगों को इसी क्रम में मैं बताता हूं। और जोधपुर के जो राजा रहे, अब ज्यादा कुछ नहीं है, बहुत लगभग मारवाड़ का इतिहास समाप्त हो गया। पहले वीडियो से अंतिम वीडियो तक देखना, पर एक बार सारे वीडियो को एक बार एनालिसिस करना और फिर देखना कि कौन सा क्वेश्चन आपके गलत जाएगा या जा सकता है या नहीं जाएगा, यह भी आपको बताना है। इस चीज को ध्यान रखना है। देखो आगे चलकर जोधपुर की राजगद्दी पर बैठते हैं तख्त सिंह। तख्त सिंह, महाराजा तख्त सिंह। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना या ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ साइक संधि हो चुकी है और मारवाड़ में अंग्रेजों की सत्ता आ चुकी है। मैं आपको बता देता हूं कि 1857 की क्रांति के समय मारवाड़ के शासक थे, मारवाड़ के शासक, इन्होंने दिल से भरपूर सहयोग किया अंग्रेजों का सहयोग किया क्रांति में। अंग्रेजों का सहयोग आपको बता दें कि मारवाड़ में अंग्रेजों का जो आना हुआ था और ये अंग्रेजों का सहयोग कर रहा था, तो मारवाड़ में अंग्रेजों का विरोध भी किया था इसके काल में जिस व्यक्ति ने, उसका नाम है ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। और ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत कहाँ के थे? ये आहुआ के थे, और आहुआ कहाँ पड़ता? पाली में। हालांकि मैं आपको बता दूं ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के बारे में डिटेल से मैं आपको बताऊंगा 1857 की क्रांति में, और वहीं अन्य चीजें आएगी। मैं आपको बता दूं कि तख्त सिंह ने, ये ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत किसके खिलाफ विद्रोह करा? अंग्रेजों के खिलाफ। और तख्त सिंह ने विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों का साथ दे रहा है ना भाई, दबाने के लिए अंग्रेजों का मित्र बन गए और मारवाड़ के व्यक्ति को दबाने का प्रयास किया। तख्त सिंह ने अपने 2 सेनापति भेजे थे। सेनापति, एक का नाम था ओनाड़ सिंह पौमार। देखो आप, तख्त सिंह इसका तो साथ नहीं दे रहा, और एक था फौजदार राजमहल।
इनको ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने मौत के घाट उतार दिया था, हत्या कर दी थी। मैं डिटेल से बताऊंगा आपको 1857 क्रांति में, ये ध्यान रखना। लेकिन तख्त सिंह ने जी जान से अंग्रेजों का साथ दिया था 1857 की क्रांति के समय। इसके बाद जोधपुर का राजा बना आगे चलकर जसवंत सिंह द्वितीय। जसवंत सिंह द्वितीय अंग्रेजों का काल है, अंग्रेजों का अधिकार है, इनका टाइम पीरियड से कोई मतलब नहीं है क्योंकि यहां अंग्रेजों की सत्ता स्थापित हो चुकी है। प्यारे बच्चों, जसवंत सिंह को गौर से देख लो इसके नाम को, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बार बार एग्जामों में आता है और बार बार जब एग्जाम में आता है बच्चों तो ये गलत जाता है। मैं आपको बता दूं कि जसवंत सिंह के एक प्रेमिका थी, प्रेमिका। बहुत सारे बताते हैं कि नर्तकी थी, डांस करती थी ये प्रेमिका नन्ही जान, नन्ही जान थी। जसवंत सिंह द्वितीय की प्रेमिका थी नन्ही जान। और जसवंत सिंह के काल में दयानंद सरस्वती जो समाज सुधारक थे, ये आए हुए थे मारवाड़ में। जब इस नन्ही जान, ये थी नन्ही जान पेशे से वेश्या, वेश्या या इसको कह सकते हैं गणिका, वेश्या को गणिका कहा जाता है। तो जसवंत सिंह के दरबार में रहती थी, वहीं राजमहल में थी ये। और जब इसको राजमहल में दयानंद सरस्वती ने देखा तो दयानंद सरस्वती भड़क गया, ये काय का राजा है तू, काय का धार्मिक है, तेरे दरबार में वेश्या है। भरे दरबार में जसवंत सिंह द्वितीय को दयानंद सरस्वती ने फटकार लगाई थी और नन्ही जान को भी फटकार लगाई थी। नन्ही जान ने यह तय कर लिया था कि तूने मेरी बेइज्जती की। दयानंद सरस्वती वो व्यक्ति था जिन्होंने नारा दिया था धर्मों की ओर लौटो, सिर्फ वेदों की ओर लौटो। और ये धार्मिक प्रवृत्ति या धार्मिक जनजागृति जगाने वाले थे, या समाज सुधारक थे। ये कौन थे? समाज सुधारक। नन्ही जान की बात अकर गई और नन्ही जान ने दयानंद सरस्वती को मारने की कसम खा ली कि इस आदमी ने भरे महफिल में मेरी बेइज्जती की है, मैं इसको मरवाऊंगी। तो देखो 29 सितंबर को ध्यान रखना है, 29 सितंबर 1883 को सरस्वती के रसोइया के साथ मिलकर दूध में कांच को बारीक बांट के गटमट करके सरस्वती के रसोइयों को दे दिया नन्ही जान ने। और रसोइया ने वही दूध सरस्वती को पिला दिया। ये नन्ही जान गेम खेल रही, ये बीमार हो गए सरस्वती जी, इनकी तबीयत खराब होगी और ये चले आए अजमेर। कहां चले? अजमेर। और अजमेर में 30 अक्टूबर 1883 को दीपावली के अवसर पर इनका देहांत हो गया। दीपावली के अवसर पर देहांत। इसने रोका नहीं, इसको सब पता था कि ऐसे होने वाला है, लेकिन ये हद से भी ज्यादा प्रेम करता था नन्ही जान से, इसलिए इसको नहीं रोका। ये चीज आपको ध्यान रखना है और अच्छी तरह से रखना है, और बहुत ही अच्छी तरह से रखना है। इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। और ऐसा बताया जाता है कि जसवंत सिंह के इस प्रेम की याद में आगे चलकर जब जोधपुर का राजा सरदार सिंह बनता है, तो सरदार सिंह ने अपने पिता की प्रेम की याद में जसवंत थड़ा का निर्माण करवाया था। जसवंत थड़ा, जिसे राजस्थान का ताजमहल भी कहा जाता है, राजस्थान का ताजमहल। तो राजस्थान का ताजमहल जसवंत थड़ा को कहा जाता है, जिसका निर्माण सरदार सिंह ने करवाया था अपने पिता जसवंत सिंह द्वितीय और उनकी प्रेमिका नन्ही जान को याद रखने के, उसमें इसका निर्माण करवाया था। देखो आप आगे चलते हैं बच्चों, मारवाड़ का इतिहास एंड की ओर है। मैं एंड के भी राजा तुमको पढ़ा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मुझे पढ़ाना है, तुमको पढ़ना है,
आगे चलकर यहाँ का राजा बना सर प्रताप सिंह, मारवाड़ का राजा। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ से क्वेश्चन आने का पूरा चांस है। जोधपुर में मीठे पानी की झील है, जोधपुर में कायलाना झील का निर्माण करवाया इसने, कायलाना झील का निर्माण। पूरा जोधपुर इससे पानी पीता है, मीठे पानी की झील है निर्माण। जोधपुर को पेयजल उपलब्ध होता है, पेयजल उपलब्ध, ये चीज को ध्यान रखना आपको। और ऐसा बताया जाता है कि सर प्रताप थे, ये महारानी विक्टोरिया, इंग्लैंड की राजकुमारी थी महारानी विक्टोरिया। विक्टोरिया नाम तो सुना होगा आपने, देख लो एक बार। महारानी विक्टोरिया के स्वर्ण जुबली उत्सव पर, के स्वर्ण जुबली उत्सव पर, स्वर्ण जुबली उत्सव पर, स्वर्ण जुबली उत्सव पर ये इंग्लैंड गए थे। कहाँ गए थे? इंग्लैंड। स्वर्ण जुबली उत्सव पर इंग्लैंड गए थे कौन? सर प्रताप सिंह 1887 में गए। कहाँ? इंग्लैंड। देखो आप, इंग्लैंड गए थे ये, कौन गए थे? सर प्रताप सिंह। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, सर प्रताप सिंह का। और कायलाना झील को, कायलाना का वर्तमान नाम कायलाना, या कायलाना को प्रताप सागर झील के नाम से भी जानते हैं, प्रताप सागर झील के नाम से भी जानते हैं, नाम से प्रताप सागर झील के नाम से भी जानते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ताकि आपके काम आ जाए कहीं ना कहीं, इस चीज को ध्यान रखना आपको। ठीक, चलो इसके बाद आगे चलकर शासक बना महाराजा सरदार सिंह। ये महाराजा सरदार सिंह वही है जसवंत सिंह का बेटा। और महाराजा सरदार सिंह ने जोधपुर में जसवंत थड़ा का निर्माण करवाया था। एक इमारत है जसवंत थड़ा का निर्माण, अपने पिता के स्मृति में जसवंत थड़ा का निर्माण, जिसे राजस्थान का ताजमहल भी कहा जाता है। राजस्थान का ताजमहल, हाड़ौती का ताजमहल किसे कहा जाता है बच्चों? अबली मेणी के महल को हाड़ौती का ताजमहल कहा जाता है। इसके बाद आगे चलकर जोधपुर के राजा बने उम्मेद सिंह। छोटी छोटी घटनाएं, वो तो बहुत लंबे में कहां तक ले आया मैं आपको, आप सोच भी नहीं सकते कि सर अपन यहां पढ़ रहे हैं क्या। मैं तुम्हें 1895 से 911 तक ले आया, देखो आप। जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो चुकी है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के आशीर्वाद स्वरूप ही राजा बन रहे हैं, और इनका कोई योगदान नहीं है भी, इतिहास में याद रखना। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जोधपुर का या अन्य जगह का प्रशासक अपने हाथ में ले रखा है। अब मैं आपको बता दूं, ये आधुनिक मारवाड़ के निर्माता है। बस ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। आधुनिक मारवाड़ के कर्णधार, कर्णधार या निर्माता। आधुनिक मारवाड़ के निर्माता या आधुनिक मारवाड़ के कर्णधार किसे कहा जाता है? तो उम्मेद सिंह को कहा जाता है। और इन्होंने, उम्मेद सिंह ने, आपको याद होगा जो गुरु में पढ़ा होगा, सुमेरपुर, सुमेरपुर ये पड़ता है पाली में। सुमेरपुर पाली में जवाई बांध बनवाया था, जवाई बांध का निर्माण। तो सुमेरपुर पाली में जवाई बांध का निर्माण करवाने वाला कौन था? उम्मेद सिंह था। ये आपको ध्यान रखना है। और उम्मेद सिंह ने जोधपुर में उम्मेद भवन या छीतर पैलेस का निर्माण करवाया था। छीतर पैलेस का निर्माण जोधपुर में, उम्मेद भवन या छीतर पैलेस का निर्माण किसने करवाया था? उम्मेद सिंह ने करवाया था। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। लास्ट राजा, आपको मारवाड़ का लास्ट राजा मैं बता देता हूं।
हनुवंत सिंह। हनुवंत सिंह कुल मिला के आप कह सकते हो जोधपुर का अंतिम राजा। राठौड़ वंश का जोधपुर पर बैठने वाला जोधपुर का अंतिम शासक जिसका इतिहास पढ़ा जाता है। हालांकि वंश तो अभी भी चल रहा है। देखो, जोधपुर का अंतिम शासक एकीकरण के समय राजा बने थे। एकीकरण के समय, राजस्थान के एकीकरण के समय जब हस्ताक्षर करवाने के लिए वीपी मेनन इनके पास आए थे। वीपी मेनन, अब वीपी मेनन कौन थे? ये थे वीपी मेनन राजस्थान के एकीकरण में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम सुना होगा। उन्होंने एक समिति बनाई थी, रियासती वार्ता समिति, उनके सदस्य थे। ये रियासतों में वार्ता करने यही जाते थे। जब एकीकरण के समय आया कि भाई हस्ताक्षर कर दे, तो इन हनुवंत सिंह ने वीपी मेनन के सिर पर बंदूक तान दी थी, सिर पर बंदूक, और कहा था कि मैं तुम्हारे दबाव में आने वाला नहीं हूं, मैं तुम्हारे दबाव में आके मारवाड़ को मिलाऊंगा नहीं। मैं आपको बता दूं, मारवाड़ या जोधपुर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी। मारवाड़ क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी ये। और हनुवंत सिंह उस रियासत के राजा थे। आप लोगों को मैं बता दूं कि ये मारवाड़ का इतिहास समाप्त हो चुका। अब एक क्वेश्चन जाते जाते मैं आपको बता के जा रहा हूं। जोधपुर पहली ऐसी रियासत थी जो 2 बार खालसा घोषित हुई। एक तो राव चंद्रसेन के समय अकबर ने करी, और दूसरी बार खालसा घोषित औरंगजेब ने जसवंत सिंह की मृत्यु के समय घोषित करी। ये एकमात्र ऐसी रियासत थी जो 2 बार खालसा घोषित हुई थी। वह भूमि जिसका नियंत्रण सीधा केंद्र सरकार के पास हो, खालसा कहलाता है। ये मारवाड़ का संपूर्ण इतिहास आपका होता है। मैंने इसमें दिन भर भी चीज नहीं छोड़ी, सब आपको पढ़ा दिया। एक बार पूरे वीडियो को अपनी कॉपी में लिख के देखो और फिर किसी भी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चनों को सोल्व कर लो। धन्यवाद, गुड नाइट मित्रों। मैं आपका राकेश सर अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूं।